हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? तो पिछला सेशन तो आपने देखा ही होगा। मैंने पिछले सेशन बनाया था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। तो वो प्रैक्टिस सेशन 7 था, तो ये प्रैक्टिस सेशन 8 है। तो इस पे हम प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। वैसे मैं आपके लिए ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट सीरीज़ लाऊंगा। ये मतलब कि अभी हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 7 चैप्टर से क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। 30 नहीं तो कुछ कम थे, किसी में 25, किसी में 26 कम थे। वैसे जितने मुझे हिसाब से मिले मैंने उतने रखे हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरे 30 ही रखे हैं, ठीक है। मैंने लेकिन वो क्वेश्चंस रखे हैं जो आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को रखें। आप ये ध्यान रखिए कि मैंने चैप्टर से मतलब कि होल चैप्टर में से हर पॉइंट से क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने इतने क्वेश्चंस ढूंढे हैं। तो चलिए आज फिर हम ये इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर स्टार्ट करते हैं सेशन, और इससे भी कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही करेंगे, चिंता ना करिए। तो यही बोलूँगा, चैनल को वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस हार्मोन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी इसका बताया आंसर रहा है। बताइए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सबका सही ही होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। फर्स्ट ए, ऑक्सीजन, इथाइलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? कौन सा गैसियस हार्मोन है बताइए? वेरी इजी है क्वेश्चन। गैसियस हार्मोन इज द इथाइलिन। करेक्ट आंसर इज इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन। मैं आपको बता दूँ, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन कहाँ होता है? इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग द सेनेसेंस। सेनेसेंस एक पीरियड होता है जब क्या होता है, फ्रूट्स पक रहे होते हैं। तो सेनेसेंस पीरियड के समय जब फ्रूट पक रहे होते हैं, उस समय इथाइलिन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और इथाइलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है फ्रॉम एन अमीनो एसिड मेथियोनिन। इथाइलिन एक जो हार्मोन होता है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है? अमीनो एसिड ऑफ मेथियोनिन से प्रोड्यूस होता है इथाइलिन। और इथाइलिन एक प्रकार का कैसा होता है? गैसियस हार्मोन होता है, जो कि जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है राइपनिंग फ्रूट्स ड्यूरिंग द सेनेसेंस पीरियड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। का एग्जाम्पल कौन सा है बताइए इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, लिग्नोसेलुलोजिक वॉल थिकनिंग ऑफ ट्रैकिड्स। ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ न्यूक्लियस वैक्यूलाइजेशन एंड एंड वॉल परफोरेशन इन सीव ट्यूब्स। ऑप्शन नंबर सी, elongation, thickening and emptying of scleral fibers. ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन सा डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्पल है? बताइए बढ़िया से ऑप्शन पढ़िए, और डायरेक्ट सीधा ऑप्शन पढ़ते ही सोच लीजिए कि आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ऑप्शन पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। कौन सा आंसर होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सभी डिफ्रेंशिएशन एग्जाम्पल हैं। डिफ्रेंशिएशन में लिग्नोसेलुलोजिक वॉल की थिकनिंग होती है ट्रैकिड्स की, ठीक है। न्यूक्लियस का लॉस होता है, वैक्यूलाइजेशन होता है, और एंड वॉल परफोरेशन होता है सीव ट्यूब एलिमेंट से। मतलब कि जो सीव ट्यूब की वॉल होती है उसमें परफोरेशन होता है, ठीक है। इलोंगेशन भी होता है, थिकनिंग भी होती है, और स्क्लेरल फाइबर में भी मतलब स्क्लेरल फाइबर भी एम्प्टी हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, द एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज फॉर्म्ड बाय डी डिफ्रेंशिएशन। टिश्यू का एग्जाम्पल जो कि डी डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म होता है। ए, इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम, बी, कॉर्क कैम्बियम, सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी, ट्रैकेरी एलिमेंट्स। बताइए टिश्यू का ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो डी डिफ्रेंशिएशन से फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। कॉर्क कैम्बियम और इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम दोनों फॉर्म होते हैं डी डिफ्रेंशिएशन से, ठीक है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं इसमें। एबिलिटी कैन बी लॉस्ट बाय द डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन से जो एबिलिटी होती है सेल की वो लॉस हो जाती है टू फॉर्म परमानेंट सेल विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर फंक्शन। मतलब कि जो डिफ्रेंशिएशन की एबिलिटी होती है वो डी डिफ्रेंशिएशन से लॉस्ट हो जाती है परमानेंट सेल्स बनाने में, ठीक है, जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए होते हैं।
कुछ परमानेंट सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के लिए। अब ऐसा हमारा ब्रेन है, ब्रेन होता है पूरी बॉडी को वर्क कराने के लिए, ठीक है। ब्रेन का हर जगह पर अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगा कि हैंड पर है तो हैंड पर ये काम करना है, पैरों पर है पैरों पर चलने का काम करना है या फिर दूसरा काम करना है। अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये पूरा ब्रेन के अंदर कंट्रोल होता है, ठीक, ब्रेन के अंदर कंट्रोल होता है। वैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनवॉलंटरी एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट फिर भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है कि नहीं है। हमारा हाइपोथैलेमस वर्क करता है कि नहीं करता है, तो एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड फंक्शन ही तो हुआ। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है कि जो हमारे जो परमानेंट सेल्स होते हैं उनका भी कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जांपल ऑफ टिश्यू हुआ जो डी डिफ्रेंशिएशन से बनता है वो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऐसे होगा इसमें बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन, ए बी ए इज इन्वॉल्व इन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ए बी ए होता क्या है। ए बी ए इज द एब्सिसिक एसिड। ये भी हार्मोन ही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन और पांचवा एब्सिसिक एसिड। आप लोग सबने पढ़ाई होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कहा है एब्सिसिक एसिड किस में इन्वॉल्व है, डोर्मेंसी ऑफ सीड में, रूट इलॉन्गेशन में, शूट इलॉन्गेशन में एंड डी इंक्रीज सेल डिवीजन। किस में एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व है बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। एब्सिसिक एसिड इन्वॉल्व इन द डोर्मेंसी ऑफ सीड। एब्सिसिक एसिड सीड की डोर्मेंसी में इन्वॉल्व होता है। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर। ये कैसा होता है, ग्रोथ इनहिबिटर होता है जो इंड्यूस करता है डोर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। ये इंड्यूस करता क्या करता है, डोर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड टुवर्ड्स द अप्रोच ऑफ विंटर। मतलब विंटर के समय ये डोर्मेंसी करता है इंड्यूस ऑफ बड एंड सीड की। इसको डॉर्मिन भी कहते हैं। एब्सिसिक एसिड ऑल्सो नोन एज डॉर्मिन, ठीक है। ये इंड्यूस करता है बड एंड सीड की डोर्मेंसी इन विंटर सीजन में, और ये ग्रोथ इनहिबिटर की तरह काम करता है एब्सिसिक एसिड। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, डोर्मेंसी ऑफ सीड्स। अगला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट इज कंट्रोल्ड बाय। किसके द्वारा कंट्रोल होता है। अब यहाँ पर हमें रेशियो दिया किसके द्वारा, कौन सा हाई लगेगा, कौन सा लो लगेगा, कौन सा मीडियम लगेगा, सीधा सीधा इसमें दिया हुआ है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि कौन सा हम हार्मोन लेंगे जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट कंट्रोल हो जाए। बताइए, सोचिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। हाई जिब्रेलिन लेंगे, हाई ऑक्सिन लेंगे कि हाई साइटोकाइनिन लेंगे, मतलब हाई जिब्रेलिन के साथ साइटोकाइनिन रेशियो लेंगे कि हाई जिब्रेलिन के साथ ऑक्सिन रेशियो लेंगे, कि हाई ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन रेशियो लेंगे कि हाई साइटोकाइनिन के साथ ऑक्सिन रेशियो लेंगे। मतलब कि यहाँ जो दूसरा रेशियो दिया है उसका मतलब है उसका कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट किसके द्वारा कंट्रोल होती है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो सूट होती है वो कंट्रोल होती है हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो। मतलब कि जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट में साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन की मात्रा कम होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब, और यहाँ पर देखिए एक बात और बता दूँ, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन लो हो जाएगा। मतलब कि मैं करेक्ट बात कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, अब यहाँ पर कितना हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट हुआ, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन ऑफ होगा रूट का। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट का होगा। हाई साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन के रेशियो में डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट में होगा, और हाई ऑक्सीजन के साइटोकाइनिन के रेशियो में डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट होगा। तो लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, which of the following induces all the changes that an organism undergoes during its life cycle। ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के दौरान कौन कौन सी चेंजेस होती हैं फ्रॉम सीड जर्मिनेशन से सेनेशन तक। बताइए, सीड जर्मिनेशन से सेनेशन तक ऑर्गेनिज्म के कौन कौन चेंजेस होते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि ह्यूमंस में बर्थ से लेके एंड तक कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, मैचुरेशन, एवरीथिंग। मतलब कि आप कह सकते हैं बहुत चीज़ें हैं, डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डिफ्रेंशिएशन। ये तो डिफ्रेंशिएशन तो आगे प्लांट्स में आदमी का क्या ग्रोथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, एवरीथिंग चेंज होगी, माउथेसेस आएगी, बियर्ड्स आएंगे, और
फिर उसके बाद एज बढ़ेगी, एज फिर आप लोग फिर एज ऊपर हो जाती है तो आप देखेंगे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, तो काफ़ी सारी चेंजेस होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वैसे मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ पहले इसके, ग्रोथ, डी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है जो सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस चेंज होता है। वैसे डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ऐसा इवेंट का सीक्वेंस होता है जो कि होता है विद द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ प्लांट, मतलब कि हिस्ट्री ऑफ द प्लांट, जो प्लांट की हिस्ट्री में है, शुरुआत से होता आ रहा है और जो लास्ट तक होता रहेगा उसे डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि प्लांट ग्रोथ कभी पता ख़त्म नहीं होती, आपको पता है। प्लांट हम लोगों की ग्रोथ क्या होती है कि 18-20 तक ग्रोथ रुक जाती है, फिर उसके ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स में होता है उसमें सेल्स कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यू होती है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। ठीक है, डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट्स सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन, मैचुरेशन, फ्लावरिंग, सीड फॉर्मेशन और सेनेसेंस। मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक वाई लाइन। डेवलपमेंट जो होती है वो इनकॉर्पोरेट करती है सीड जर्मिनेशन को, ग्रोथ डिफ्रेंशिएशन को, मैचुरेशन को, फ्लावरिंग को, सीड फॉर्मेशन को और सेनेसेंस को क्या करता है? डेवलपमेंट इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिक एसिड से लीफ फॉल, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन से सेल वॉल इलोंगेशन, ऑप्शन नंबर सी इंडोल एसिटिक एसिड से सेल वॉल इलोंगेशन, और ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड से स्टोमेटल क्लोजर। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है बताइए? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, वैसे फिर भी बता देता हूँ। करेक्टली मैच नहीं जिब्रेलिक एसिड से लीफ फॉल, दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि लीफ फॉल किसके द्वारा होता है? लीफ फॉल होता है एब्सिसिक एसिड के द्वारा, इसके द्वारा लीफ फॉल होता है। और एब्सिसिक एसिड को हम ऑल्सो क्या कहते हैं बताइए? इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन का आंसर, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है जहाँ पर ऑक्सीजन का पूरा डिटेल दिया हो, उसके सबसे ऊपर टॉप पे हेडिंग में दिया हुआ है ये, बताइए। फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू डिस्कवरी ऑफ, किसकी डिस्कवरी करता है? ABA24D IAAGA, बताइए। लेड टू द डिस्कवरी ऑफ GA, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड हार्मोन डिस्कवर किया गया था फ्रॉम द फंगस जिब्रेला फूजिकोराई। ठीक है, इस फंगस ये फंगस क्या करता है? बेकेन डिजीज कॉज करता है या फिर बेकेन फुलिश सीडलिंग कॉज करता है? कौन सी डिजीज कॉज करता है? फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फूजिकोराई। अभी आगे इस पर भी क्वेश्चन है, लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, फंगस का नाम पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है, कंफर्म नहीं कर सकता लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म को कौन सा कैरेक्टराइज नहीं करता है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ द ओनली सॉर्ट फॉर डे प्लांट, बी मेडिएटेड फॉर फ्लोरिजन हार्मोन, सी रेड लाइट इज स्टिमुलेटरी इन SPD, LPD, LDP and DNP for flowering, and D number of correct photoperiodic induction may be 1 to 25। कौन सा करेक्टराइज नहीं है फोटोपीरियोडिज्म में बताइए? फोटोपीरियोडिज्म में करेक्टराइज नहीं है ऑप्शन नंबर डी, रेड लाइट इज स्टिमुलेटरी इन SDP, LDP एंड DNP फॉर फ्लावरिंग। क्योंकि रेड लाइट इज स्टिमुलेटरी इन प्रोमोटिंग ऑन जर्मिनेशन एंड नॉट फॉर फ्लावरिंग। यह करता है जर्मिनेशन करता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन करता है, फ्लावरिंग नहीं करता है। रेड लाइट क्या करता है? स्टिमुलेटरी होता है, जर्मिनेशन करता है, फ्लावरिंग नहीं करता, ध्यान रखिएगा। बसी हैबिट इज इन प्लांट रिजल्ट्स फ्रॉम, प्लांट्स में बसी हैबिट्स क्या करते हैं ये? गिर्डलिंग, डिफोलिएशन, प्रूनिंग एंड लेयरिंग। बसी हैबिट्स इन प्लांट रिजल्ट्स फ्रॉम प्रूनिंग, रिजल्ट्स फ्रॉम प्रूनिंग।
प्लांट्स में क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। वैसे प्रूनिंग का पता क्या आपको क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। प्रूनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ प्लांट। प्रूनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है कि प्लांट से उसका कुछ पार्ट निकाल लेना, जैसे कि बड, ब्रांचेस या फिर रूट्स। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रूनिंग। अगला क्वेश्चन, इन एक्वाटिक प्लांट रेन्यूक्यूलस, ठीक है, रेनक्यूलस, फ्लैबेलरिस, इसको क्या कहते हैं, ये तो साइंटिफिक नेम हो गया, इसका मतलब कि नॉर्मल नेम क्या है, बटर कप। सबमर्ज्ड लीव्स, मतलब लीव को डुबो दिया गया, डुबोया गया, डुबो नीचे है, मतलब पानी की सतह पर नीचे है, थोड़ा पानी के। आर हाईली डाइसेक्टेड वेयर एज द इमर्ज्ड लीव्स आर ब्रॉड एंड लोब्ड, ठीक है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। उसमें लिखा था, डायग्राम के नीचे लाइनें बनी थी, तो डायग्राम में नीचे होता नहीं है कि ये क्या है, ये क्या है, नेम होता है, वैसे उसमें डायरेक्ट आंसर दिया था। बताइए ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोफिली, ऑप्शन नंबर सी बी एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी, सी फिनियोलॉजी एंड डी बोथ ए एंड बी। ये हेट्रोफिली और एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए एंड बी। बटर कप जब वो, तो वो क्या है, हेट्रोफिली भी है और एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी भी है, तो ये दोनों हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट, प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, क्या करता है, बताइए। प्लांट्स में एपिकल डोमिनेंस क्या करता है, अलाउज प्लांट ग्रोथ, रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट अलोन, सेकंड अलोन, थर्ड अलोन कि फर्स्ट एंड सेकंड। एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में अलाउज प्लांट ग्रोथ भी करता है और ग्रोथ ऑफ लैटरल बड को रिटार्ड भी करता है, मतलब कि रोकता भी है। एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में प्लांट ग्रोथ को अलाउ करता है और रिटार्ड करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में क्या करता है, बताइए। एपिकल डोमिनेंस प्लांट्स में क्या करता है, अलाउ करता है प्लांट ग्रोथ को, रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड भी करता है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन इज डन एट, कब होता है वर्नलाइजेशन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन से डायरेक्ट आंसर है। फुल जरूरी नहीं कि जो मैं कहता हूँ वही एनसीईआरटी से, बाकी सारे एनसीईआरटी के ही आंसर है, एनसीईआरटी की बुक से ही बने हैं। बस आपको क्या है कि पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी लाइन से कौन सा कहाँ से क्वेश्चन बन जाए किसी को नहीं पता है। देखिए अब ये देखिए, जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है वैसे वैसे सिलेक्शन की कैटेगरी और हाई जा रही है, मेरिट लिस्ट और हाई जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं, सीटें उतनी ही हैं, सीटें ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, ठीक है। इस साल कुछ बड़ी 1000 खान सीटें बढ़ी हैं, लेकिन उतनी 1000 खान में क्या होना, 25-20 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, 1000 खान सीटों में क्या होना है। तो आपको मैं कह रहा हूँ एक्यूरेसी चाहिए, बिना एक्यूरेसी की नीट क्रैक कर ही नहीं सकते। तो नीट क्रैक करना है तो एक्यूरेसी लाना है, एक्यूरेसी लाना है, हमारे चैनल पर जुड़ना है, प्रैक्टिस करनी है रोज़। मैं रोज़ क्वेश्चन डालूंगा, रोज़ प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है, लगे रहना है और साथ साथ टेस्ट रोज दीजिएगा। मैं आपको टेस्ट अभी कराऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी आपको अपने से खुद से टेस्ट जरूर देना है। बुक्स ले लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, कहीं से भी जो मिले बस लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और उतने बढ़िया आपको एक्यूरेसी आएगी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नंबर, ये समझ लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, आपको एक्यूरेसी नहीं, आपके नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जाम में एक्यूरेसी मांगता है, ठीक है। तो हाँ, आगे क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है वर्नलाइजेशन कब होता है, लोअर टेम्परेचर पर कि लो लाइट इंटेंसिटी पर कि हायर टेम्परेचर पर कि हाई लाइट इंटेंसिटी पर। सबसे पहली बात बताऊँ आपको मैं इसमें कि वर्नलाइजेशन होता है बीट में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वर्नलाइजेशन बीट में होता है, ठीक है, बीट में होता है गेहूँ, ठीक है, इनमें वर्नलाइजेशन होता है। अब वर्नलाइजेशन कब होता है, वर्नलाइजेशन होता है लोअर टेम्परेचर में, ठीक है।
वोलेटाइजेशन कब होता है? लोअर टेम्परेचर में। अगला क्वेश्चन, साइटोकाइनेंस आर मोस्टली, क्या होता है साइटोकाइनेंस? ग्लूकोसाइड्स, फिनोलिक्स, एमिनोप्यूरिन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। कौन क्या होते हैं बताइए? साइटोकाइनेंस आर द एमिनोप्यूरिन्स, दीज आर एमिनोप्यूरिन्स। साइटोकाइनेन आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन। साइटोकाइनेन क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं रूट्स में। कहाँ सिंथेसाइज होता है? रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं। ये आर द प्लांट ग्रोथ हार्मोन एंड अपवर्ड जाइलम की तरफ मूव करते हैं ये अपवर्ड। जाइलम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि जाइलम वाटर को रूट्स से सॉइल से एब्जॉर्ब करके ऊपर पहुंचाता है लीव्स तक में, काय के लिए? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या होता है, आप कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम। ये पानी तो ऊपर से नीचे लाएगा नहीं, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होता है। इसी तरह साइटोकाइनेन जाइलम में, मतलब कि रूट में प्रेजेंट होता है। जाइलम के साथ साथ वो भी साइटोकाइनेन हार्मोन भी ऊपर जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। साइटोकाइनेन काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर हुआ था, जो कि क्या होता है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमिनोप्यूरिन। काइनेटिन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमिनोप्यूरिन। और साइटोकाइनेन भी डिस्कवर हुआ था काइटिन से, मतलब साइटोकाइनेन का नाम दूसरा नाम काइटिन ही था, बाद में चेंज करके साइटोकाइनेन रख दिया गया है। और काइटिन इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमिनोप्यूरिन, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। पाइथेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, किससे पार्थिनोकार्पी इंड्यूस्ड होती है? ए एब्सिसिक एसिड, बी ऑक्सिन, सी जियाटिन एंड डी साइटोकाइनिन। बताइए, पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, किससे पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है? बताइए आंसर क्या होगा इसका? पार्थिनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। ऑक्सिन से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस होती है। बस एग्जांपल दूं पार्थिनोकार्पी का? टोमेटो पढ़ाई होगा आप लोगों ने, और क्या है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत है। टोमेटोज इज द एग्जांपल ऑफ पार्थिनोकार्पी। ऑक्सीजन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड हो गया, इंडोल ब्यूटारिक एसिड हो गया, डाइल्यूट होते हैं, आर यूज टू इन इज डाइल्यूटेड फॉर्म आर यूज काम यूज होते हैं टू प्रोड्यूस पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स। मतलब कि इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड का मेन यूज होता है पार्थिनोकार्पिक, और या फिर पार्थिनोकार्पिक को सीडलेस फ्रूट्स भी कहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। ऑक्सीजन के इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिबरेलिन वॉज फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड किया गया था? मैंने आपसे कहा था कि जिबरेलिन का ये वाला क्वेश्चन दोबारा आएगा, क्वेश्चन के बीच में मैंने डाले हैं। तो ये देखिए आगे कोई क्वेश्चन पढ़ाई है क्या है इसमें? जिबरेलिन फुजीकोराई से एक्सट्रैक्टेड होता है, ठीक है। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में जिबरेलिन के कुछ मेन डिटेल बता देता हूँ। जिबरेलिन एक्सट्रैक्टेड होता है राइस सीडलिंग से, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था हम लोगों ने। फ्रॉम द बेकेन डिजीज से, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ बार बार, एक तो इसका फंगस याद रखिएगा कि क्या है फंगस का नाम? जिब्रेला फुजीकोराई। डिजीज़ का नाम क्या है? बेकेन, ठीक है। और फर्स्ट सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड इज द ZA3। पहला जिब्रेलिक एसिड कौन सा है? ZA3। यह है लिखने का ढंग, कभी ऐसे मत लिख दीजिएगा GA3, ये नहीं। सबसे पहला ढंग क्या है जिब्रेलिक एसिड लिखने का? GA3, ऐसे लिखेंगे, GA नीचे 3 आएगा यूँ, ठीक है। फर्स्ट जिब्रेलिक एसिड इज GA3। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर दैट कंसिस्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। अब इसने हमसे यहाँ पर क्या पूछा? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर पूछा, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर कौन कौन से होते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेन, 3 आर क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। एब्सिसिक इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, अपने किताब में लिख लीजिएगा, फिर एनसीईआरटी में लिखा, पढ़ लीजिएगा। एब्सिसिक इज द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इथाइलिन इज एक्ट एज बोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर। तो इथाइलिन का ध्यान रखिए, इथाइलिन वाला क्वेश्चन आया वो जहाँ तक क्वेश्चन है मुझे ज्ञात नहीं अच्छे से, लेकिन इथाइलिन वाला ध्यान रखिए कि इथाइलिन दोनों तरह काम करता है, प्रोमोटर की तरह भी एंड इनहिबिटर की तरह भी। क्वेश्चन आपको इसमें ऐसा बना देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्ट एज बोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर। ऑप्शन तो देगा 4, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेन एंड इथाइलिन, या फिर जैसे क्या पता साइटोकाइनेन हटा दे तो एब्सिसिक एसिड रख दे वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इथाइलिन
दोनों तरह काम करता है। एब्सिसिक एसिड एक्ट एज इनहिबिटर एंड ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनेन एक्ट्स एज ग्रोथ प्रोमोटर। तो आप सोचिए ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनेन तीनों में से क्या होगा, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा बताइए। इसमें एब्सिसिक एसिड दिया, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, ये वाला होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, वही क्वेश्चन फिर से आ गया, मैं आपसे भी कहा ना कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। आगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ अ ग्रोथ प्रोमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर, दोनों तरह काम करता है। अभी भी जस्ट अभी बताया पिछले क्वेश्चन में आए, इथाइलिन एक्ट एज बोथ ग्रोथ प्रोमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, ठीक। दिस इफेक्ट कैन बी काउंट्रैक्टेड बाय, किसके द्वारा काउंट्रैक्ट मतलब पहचाना जाएगा। एपिकल बड क्या होता है, इनहिबिट्स करता है ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड, ठीक है। किसके द्वारा पहचाना जाएगा बताइए, ऑक्सीजन के एप्लीकेशन से, मतलब कि ऑक्सीजन का यूज़ करके, स्प्रेइंग ऑक्सीजन इन रूट या फिर ऑक्सीजन को रूट में स्प्रे करके, या फिर एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D इसका यूज़ करके, या फिर साइटोकाइनेन के एप्लीकेशन से। बताइए किससे पहचाना जाएगा ऑक्सीजन एपिकल बड इनहिबिट करता है कहाँ पर, ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड। इसके इफेक्ट को किससे पहचाना जाएगा बताइए, इसके इफेक्ट को पहचाना जाएगा साइटोकाइनेन एप्लीकेशन से, ठीक है, क्योंकि साइटोकाइनेन हेल्प करता है ओवरकम फ्रॉम द एपिकल डोमिनेंस। साइटोकाइनेन एपिकल डोमिनेंस को एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने में हेल्प करता है। एपिकल डोमिनेंस एक प्रकार का ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि एपिकल बड हमेशा सप्रेस होती है, ठीक है, एंड द ग्रोथ सप्रेस करती है किसको, ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी बड, ठीक है, जो कि उसके नीचे प्रेजेंट होता है। मैं फिर से बताता हूँ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन कि साइटोकाइनेन एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करने में हेल्प करती है, मतलब कि उसका अपोजिट वर्क करती है। साइटोकाइनेन एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करना, उससे अपोजिट वर्क करती है। मान लीजिए अगर वो दबा रहा है, सप्रेस कर रहा है, तो ये ग्रो करने में हेल्प करेगा साइटोकाइनेन, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर नहीं है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है ये, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, एपिकल डोमिनेंस ऐसा फिनोमेना है जो कि जिसमें एपिकल बड सप्रेस करती ग्रोथ को, एक्सिलरी बड की, एपिकल बड एक्सिलरी बड की ग्रोथ को सप्रेस कर दबाती है, रोकती है, जो कि उसके नीचे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर साइटोकाइनेन उसके अगेंस्ट वर्क करेगा, मतलब कि एपिकल बड को इनहिबिट करेगा, रोकेगा कि वो ग्रोथ को रोके नहीं बढ़ाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनेन एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बताइए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है, रूट अपेक्स, सूट अपेक्स, नोड, पेटियोल, पेटियोल, नॉट पेटियोल, पेटियोल। इट्स जैसे पेटीएम होता है ना, पेटीएम, फोन पे, ऐसे पेटियोल या फिर पेटियोल, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है भाई, हमारी भी लैंग्वेज, हम पेटियोल बोलते हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन सबका अलग अलग होता है, कोई दा कहता है, कोई दी कहता है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। आइए क्वेश्चन पर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन कहाँ प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन द स्टेम एपेक्स में हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन इज द रिस्पॉन्स ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस। अगर ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है तो वो ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। और लो और रूट एपेक्स में लो कंसंट्रेशन चाहिए, रूट एपेक्स में ऑक्सीजन की कैसी कंसंट्रेशन चाहिए, रूट एपेक्स में ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन चाहिए, और सूट एपेक्स में ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन चाहिए, जो कि क्या करती है, एपिकल डोमिनेंस को, अब एपिकल डोमिनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सूट एपेक्स में एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होती है, और रूट एपेक्स में इसका लो कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑकर ड्यूरिंग बोल्टिंग, बोल्टिंग के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है बताइए। वैसे आपको बता दूं कि बोल्टिंग को जिब्रेलिन प्रमोट करता है, बोल्टिंग को जिब्रेलिन प्रमोट करता है। फिर से बताता हूँ, बोल्टिंग को जिब्रेलिन प्रमोट करता है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, विच हार्मोन प्रमोट्स द बोल्टिंग। देखो ऑप्शन वही वाले हार्मोन का चार्ट नाम, ध्यान रखिए कि जिब्रेलिन
बोल्टिंग को प्रमोट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस वाले क्वेश्चन का? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ऑकर ड्यूरिंग बोल्टिंग? बोल्टिंग के दौरान कौन सी प्रोसेस होती है? ऑप्शन नंबर ए अपटेक ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स, ऑप्शन नंबर सी अपटेक ऑफ मिनरल साल्ट, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन ऑफ लैमिना। कौन सी प्रोसेस बोल्टिंग के दौरान होती है? बोल्टिंग के दौरान बताइए, बी होती है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। बोल्टिंग क्या, देखो बताया ना, जिब्रेलिन क्या करता है? बोल्टिंग प्रमोट करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? कोई भी चीज़ को इलोंगेट करने में हेल्प करता है। अगर उसकी स्टेम छोटी है तो उसकी स्टेम लॉन्ग करने में हेल्प करेगा। जिब्रेलिन का काम यही होता है कि कोई मान लीजिए अगर आपके लौकी है, लौकी छोटी है, आपके एक हाथ के बराबर है, आप उसमें जिब्रेलिन डाल दीजिए, वो लौकी आपके 2 हाथ के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जिब्रेलिन एक प्रकार की इलोंगेशन हेल्प करता है, इलोंगेशन ऑफ फूलने में इस पर हेल्प करता है। यहाँ पर क्या है, इसने कहा है बोल्टिंग कौन प्रमोट करेगा, और मतलब कि बोल्टिंग कौन सी प्रोसेस बोल्टिंग में होगी। ठीक है, बोल्टिंग में से जिब्रेलिन प्रमोट करता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। जिब्रेलिन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड में हेल्प करेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, नॉट वीडियो फॉर दिस वीडियो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा फाइनली कि एडवाइस वही रहेगी जो रोज़ रहती है कि लर्न एवरी डे, चाहे भले ही थोड़ा थोड़ा याद करिए, कम लेकिन परमानेंट कंटिन्यूसली याद करिए, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जाती है यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरा भी थोड़ा हेल्प होती रहे। ओके ठीक है गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आएगा, हम देखिए हमने प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट कर ली हम लोगों की। यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी खत्म, प्लांट फिजियोलॉजी 5 चैप्टर थे, 5 खत्म। ठीक है, सेल वाले सेल यूनिट के 3 चैप्टर थे, वो भी खत्म। अपन ने टोटल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। अब अगला मैं सोच रहा हूँ कि कल अगले लेक्चर से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दें। तो अब अगला लेक्चर आएगा, वो आएगा डाइजेशन पर। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।